हिंदी का पन्ना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इकबाल। क्या आपको कभी लगता है एक रूटीन लाइफ से, कंक्रीट की बेतरतीब इमारतों और गलियों से, रोजमर्रा की आपाधापी से तथा एक ही तरह की चिल्लकों से बोर हो गए? क्या आपको कभी लगता है सब छोड़कर कहीं दूर एक ऑथेंटिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जाए? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसकी नायिका दीपशिखा महानगरी जीवन से ऊब चुकी है और कुछ नया करने की चाहत में है। दोस्तों, दीपशिखा की ये कहानी वरिष्ठ कथाकार मधु कांकरिया के उपन्यास हम यहाँ थे का हिस्सा है। ये उपन्यास पहली बार सन 2018 में छपकर आया और लोगों के बीच काफी चर्चित हुआ। इस उपन्यास के लिए मधु कांकरिया को 2021 में के बिड़ला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार की बात छोड़ दें, तब भी दोस्तों यह उपन्यास उभरते भारत की एक झलक पेश करता है। पिछली सदी के आखिरी दशक में कई दरवाजे खोल दिए, जिससे तमाम तकनीकी विचार वस्तुएं बहुत तेजी से घर घर तक पहुंचने लगी। इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए एक तरफ है कलकत्ता का महानगरी जीवन, तो दूसरी ओर आम जनजीवन की पहुंच से दूर झारखंड के आदिवासी इलाके। उपन्यास की कथा पूरी रवानी से चलती है। इसके पहले पेज पर ही कथा के सूत्रधार के संदर्भ में कही गई एक बात मन को झिझोड़ देती है। वो पंक्ति है, जैसे शंख को कान से लगाओ तो समुद्र की तरंगों का एहसास होता है, वैसे ही इन आदिवासियों को गले लगाओ तो सभ्यता की क्रूर तरंगें सुनाई देती है। अभी हमने पिछले उपन्यास बस्तर में देखा था कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जीवन इस तथाकथित सभ्यता के चलते किस कदर दुश्वार हो गया था। इस उपन्यास में आपको दिखेगा कि आदमी धीरे धीरे कितना बनावटी होता जा रहा है। वो अपनी पहचान के लिए किरच कर भी चेहरे की परतों को उगाड़े तो भी उसे अपना असली चेहरा नजर नहीं आएगा। आज का मनुष्य शब्दों से खेलने लगा है। इस खेल में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। कोई कह देता है कि गरीबी मन की अवस्था है, तो कोई कहता है स्त्रियां हैं तो बलात्कार होगा ही, तो कोई कहता है कि बेरोजगारी एक शब्द मात्र है, बेरोजगार जैसा कुछ नहीं होता। दीपशिखा और उसके साथी जंगल कुमार के माध्यम से यह उपन्यास मनुष्यता के पोजिशनल स्थिति की ओर संकेत करता है। लेकिन यह सिर्फ दीपशिखा और जंगल कुमार की कहानी नहीं है। दीपशिखा की डायरी के मार्फत इसमें 20वीं सदी के आखिरी दशकों से लेकर 21वीं सदी के आरंभ तक के भारतीय समाज की झलक दिखती है। दीपशिखा अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखती है, जाने क्यों लगता है कि घर अन्याय और सामंतवाद सिखाने की सबसे बड़ी पाठशाला है। सोचिए, इस सच की ओर से लगभग सभी बुद्धिजीवी मुंह फेर लेते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है क्रांति तो हो, लेकिन उनके घर से नहीं। मुक्तिबोध ने कभी यही प्रश्न उठाया था कि हमने अपने घरों को बदले बिना समाज को बदलने की कोशिश की और परिणाम सामने। दीपशिखा बचपन से ही तार्किक और अनायास झुक जाने वाली लड़की नहीं थी। परिवार में उसे अच्छी बेटी होने का सुख नहीं मिला, क्योंकि वो सिर झुकाकर हर बात नहीं मान लेती थी। परिपक्व होने पर उसका विवाह सफल नहीं रहता है, लेकिन वो स्त्रियोचित मर्यादा के साथ उसे स्वीकार करती है और कहीं भी अपने पति पर अनर्गल आरोप नहीं लगाती, न ही रोती कलपती है और न ही कि उसके बिना जीवन खत्म हो जाए। मधु कांकरिया सक्रिय रचनाकार हैं। इस उपन्यास के अतिरिक्त उनकी खुले गगन के लाल सितारे, पत्ताखोर, सलाम आखिरी और सेज पर संस्कृति जैसे उपन्यास, कई कहानी संग्रह जैसे एक यात्रा वृत्तांत, सामाजिक विमर्श पर एक पुस्तक, अनुवाद और एक टेलीफिल्म रहना नहीं देश वीराना है आदि कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका यह उपन्यास 2018 की शुरुआत में ही किताब घर प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होकर आया। लगभग 300 पृष्ठों में उपन्यास की कथा में जीवन के न जाने कितने चित्र बिखरे पड़े, जैसे दीपशिखा की कलीग सांवली सलोनी अपर्णा की परेशानी है कि पति हाथ नहीं बटाता,
दूसरी कलीग पारुल की समस्या है कि उसका पति अभी भी मम्मा का बेटा है। खुद दीपशिखा की ताई जी की जेठानी शांति बाई के साथ गर्भावस्था में हादसा हो जाता है, मगर वो पुरुष डॉक्टर के सामने नहीं जा सकी। बदले में जीवन भर वे मां नहीं बन सकी। दीपशिखा की एक सहेली है चंद्रा, जिसकी समस्या यह है कि उसका पति खुलकर यौन आनंद लेने को चरित्रहीनता मानता है। बचपन की सहेली तवलीन की समस्या कई परतों वाली है। पहली तो यह कि बचपन से एक कमरे वाले घर में रहने से वो कुंठित रहती है, और बाद में शादी के बाद पति भी उसे घास नहीं डालता। सभी स्त्रियों की कहानी कह लीजिए या अवस्था एक सी है कि उन सभी की कंडीशनिंग समाज के तौर तरीकों के आधार पर कर दी गई है, और स्त्रियां खुद उसे तोड़ना भी नहीं चाहती। इससे फेमिनिस्ट की वो कहावत साक्षात दिखती है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। डायरी के पन्नों में केवल स्त्रियां ही नहीं हैं, बल्कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की कुछ झलकियां भी हैं। एक कहानी बहादुर नाम के शख्स की भी है, जिसने अपना पूरा जीवन कोठी का नौकर बनकर काट दिया। वो दूर कहीं गांव से भाग कर आया था। जब उसके मालिक कमरड़ासन हुए तो उसे लौटने के बारे में पूछा गया तो उसे अपने गांव का नाम तक नहीं याद था। एक बच्ची की कहानी है जिसका नाम है खिली, लेकिन उसका चेहरा हर समय मुरझाया रहता है। वो एक खिड़की के सहारे अपने घर में कैद रहती है। पिता शाम को 6 बजे ऑफिस से लौटते हैं, माँ रात को 10 बजे तक। महानगर की सड़ान को व्यक्त करते हुए बीच में दीपशिखा को एक बार झारखंड के आदिवासी इलाकों गुमला, लोहरदगा और फिर पलामू जाने का मौका मिलता है। दीपशिखा के जीवन में नए बयार का आगमन होता है। वहां रहते हुए जंगल कुमार से मिलती है। जंगल कुमार दरअसल देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान IIT से पास होकर सस्टेनेबल एनर्जी पर काम करने के लिए गांव आते हैं, लेकिन वहीं के होकर रह जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं समय के साथ सुधर जाती है, लेकिन बहुत सारी नई समस्याएं खड़ी होने लगती। जंगल कुमार का साथ तो मिल जाता है दीपशिखा को, लेकिन उनका अपना भी व्यक्तित्व है। जंगल कुमार दशकों से एक संत की तरह आदिवासियों के बीच उन्हीं की वेशभूषा में रहे थे। दीपशिखा के आ जाने से उनके निधड़क और निशंक जीवन में एक व्यवस्था आने लगती है, जैसा एक स्त्री के आगमन पर पुरुष के जीवन में होता है। तो क्या वो सहजता से इसे स्वीकार कर पाएंगे? क्या वो दीपशिखा को इतना नजदीक आने देंगे कि दोनों एक होकर रहें? दीपशिखा के बेटे सोनू का क्या होगा? दीपशिखा की डायरी में पात्रों के जीवन में क्या होता है? इन सब बातों की पड़ताल आपको उपन्यास पढ़कर करनी पड़ेगी। मधु जी ने उपन्यास के कथानक को अच्छे से पिरोया है। उनका कथाकार कहीं कहीं सूचनाओं के अंबार से बोझिल होता है, लेकिन सूचनाओं की बमबारी आज की नई सच्चाई है। बेहतरीन किस्सा गोई के लिए मधु कांकरिया को कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। कथाकर्म पुरस्कार, हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान, समाज गौरव सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, शिव कुमार मिश्र स्मृति सम्मान और प्रथम विद्या साहित्य सम्मान से नवाजा जा चुका है। कथाक्रम का थोड़ा हिंट और देता हूँ कि जंगल कुमार और दीपशिखा मिलकर सिर्फ आदिवासियों की समस्याओं का सामना और उनके कल्याण तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी संस्था खुशहाल भारती के माध्यम से विस्तृत फलक पर विकास की नई राह दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं। दोनों एक बिजली घर परियोजना का विरोध करते हैं और अंततः षड्यंत्रों का शिकार होकर जेल पहुंच जाते हैं। और दीपशिखा को उम्मीद रहती है कि वक्ती बादल छट जाएं। अगर आप शहरी और एकाकी जीवन से त्रस्त हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, अपने जैसों की तलाश में हैं और अपने बोरियत के पक्ष में समर्थन जुटाना चाहते हैं, तो ये उपन्यास आपके लिए है। उपन्यास अमेज़न पर उपलब्ध है। कीमत है इसकी सिर्फ 245 रुपये। लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हो सकता है किताब पढ़ते पढ़ते दीपशिखा जैसा रास्ता आपको भी मिल जाए। मंजिल का तो पता नहीं, मगर कई बार रास्ते ही जिंदगी की सारी नेमतें नवाजते चले जाते। नमस्कार।